यमदूतों की हालत में इधर काफी सुधार हुआ। अब पहले जैसी बात नहीं रही। पहले जब वो नर्क से पृथ्वीलोक पर किसी के प्राण हरने आते थे तो उन्हें बैठने के लिए काले भैंसे दिए जाते थे। प्राण को शरीर से अलग कर बांधने के लिए उनके पास मोटी सन की रस्सियां होती थी। वो अपने साथ एक बक्सा लाद कर लाते जिसमें प्राणों को बंद कर मोटा ताला लगा, चाबी कमर में खोस। जय यमराज की, जय यमराज की, जय यमराज की बोलते हा 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 हा। प्रकृति की शोभा नहीं आ रही। यमराज की जय, यमराज की जय। तीर्थ स्थलों को आकाश से प्रणाम करते यमलोक वापस लौट जाते। वायुमंडल पार जब उन्हें सीधा खुला रास्ता मिलता तो भैंसों को चाबुक मार हुर्र 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 उसकी गति बढ़ाते, सर पर पांव फैलाते, आगे चले जाते। ऐसे में कोई दूसरा भैंसा मिल जाता, कंपटीशन हो जाता तो आनंद आ जाता। वैतरणी के पास नथुनों से सांस फेंकता जब भैंसा पहुंचता तो यमदूत उससे उतर के अपनी कमर सीधी कर बक्सा जमीन पर रखते, भैंसे को थपथपा उसे खुला छोड़ देते। वह पानी पीने किलोल करने के लिए वैतरणी के पास चला गया। इधर ये बक्सा डिपॉजिट कर आने का समय लिख दस्तखत कर दोस्तों में चिलम फूकने चले जाते। पर अभी इधर इनकी हालत में काफी सुधार हुआ। अब इन्हें आने जाने के लिए स्कूटर जैसे वाहन दिए जाने लगे। प्राण रखने के लिए सुंदर प्लास्टिक की थैलियां। वो आते, एक आध सिगरेट सुलगाते, प्राणों को थैली में बंद कर यमलोक वापस। जब यमदूतों की हालत में इतना सुधार है तब नर्सों की दशा वही है जो बरसों से चली आई है। कम वेतन, दुबला पतला शरीर और पुराने ढंग के सफेद बालों, यानी हाल वही है। वही बड़े डॉक्टरों का भय, जवान डॉक्टरों की आर्थिक सहानुभूतियां और मोटी मैट्रनों और कंपाउंडरों से चकचक। सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। आज भी विवाह के प्रस्ताव के लिए कंपाउंडरों, बस कंडक्टरों और सिनेमा के गेट कीपरों से बड़े ओहदे के लोगों के नहीं आते। आज भी कॉलेज के लड़के बेवफाई करते हैं, यानी सब कुछ वैसा ही है जो बरसों से चला आया है। कभी कभी एक आध मरीज 5-10 रुपए दे जाते हैं और अपने वेतन से मिला कुछ पैसों से वो नायलॉन की सस्ती भड़कीली साड़ियाँ पहन खुशी खुशी सारा शहर घूम लेती हैं। 5-6 उन्हें घूर लेते, 2-4 आवाजें कस देते बता दो। और एक आध भावुक पीछे पीछे अस्पताल तक चला आता तो शाम सफल हो जाती। पर फिर वही ढर्रा, वही मोटी मेट्रोनो और वार्ड बॉय से चकचक। इन्हें नहीं पता इनका जीवन कब बदलेगा, कब कोई ऐसा मरीज आएगा जो फटी फटी आंखों से इनकी खूबसूरती को निहारता रह जाएगा, इनका हाथ पकड़ सुबकने लगेगा। इन्हें नहीं पता कब कोई ऐसा आएगा। इनका जीवन एक लंबे इंतजार का पर्यायवाची बन गया है। उस शाम करीबन 5 बज रहे थे जब यमदूत
नंबर 400 400 100 9 9 409 पृथ्वी पर उतरा और वो सीधा आया राय बहादुर जहांगीर राम सेठ के यहाँ पर। वो सीधा आया राय बहादुर जहांगीर राम सेठ के हवेली के सामने। राय बहादुर के दो निवास थे। पहला बीच बाजार में पुरानी हवेली और दूसरा एक ये बंगला जो राय बहादुर ने 7-8 साल पहले ही बनवाया था। वो ये दिन चांदी सोने में तरक्की के रहे थे राय बहादुर के, इसीलिए उसे उस पुरानी हवेली के छोटे छोटे दरवाजे और सरकड़ी सीढ़ियां और चित्रकारिता हो रखी दीवारें कभी उसे पसंद नहीं आने लगी थी। इसीलिए राय बहादुर ने शहर से दूर ये जमीन खरीदी और अपना ये प्लॉट बना दिया बंगला। राय बहादुर ने अब यमदूत आया और उसे कंफ्यूजन था कि कहीं राय बहादुर हॉस्पिटल में ना चला गया हो अपने अंतिम समय, या फिर अपनी उसी पुरानी हवेली जहां पर कभी उसके पुरखों की लाश उठाई थी। लेकिन तभी उस बंगले में से डॉक्टर साहब की एंट्री होती है और यमदूत कहता है, कर ली वसूली, हा 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 हा, ये कहकर हंसने लगता है। और उसके बाद यमदूत को कंफर्म हो जाता है कि बुढ़ा यहीं अंदर है। वैसे वो डॉक्टरों को आमतौर पर जानता ही था, जैसे कि आखिरी समय जब किसी की लेने जाता था तो वो अंतिम समय डॉक्टरों को इंजेक्शन देता हुआ देखता ही था, इसीलिए वो डॉक्टरों को अच्छे से जानता था। राय बहादुर का बंगला अगर आप लोगों ने अंदर से देखा होगा तो गुलाब के फूलों का बगीचा आपको बेहद ही खूबसूरत लगेगा, जो कि जिला प्रतियोगिता में सदैव प्रथम रहा है। इसके बाद वो उसकी खुशबू सूंघते हुए बंगले के अंदर प्रवेश करता है और तभी एक खूबसूरत सी नर्स, नई नवेली नर्स बाहर आती है, बिल्कुल नई नवेली नर्स। यमदूत उसे देखकर प्रेम में उसके पागल हो जाता है। यमदूत उसकी आंखों में खो जाता है, जैसे कि उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हो यमदूत से। वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। यमदूत और नर्स के बीच की दायरे बन रहे थे और उनके दायरे टूट भी रहे थे। वो कुछ पुराने किस्म के व्यक्ति थे और उनके सौंदर्य संबंधी मापदंड भी परंपरागत थे, यानी पहले तो चितवन, फिर बदन का उभार, तीसरा कमर का पतला होना, बस यहीं तक। काले बालों की रेशमियत, कॉलर बोन के पास नाजुक प्रदेश, हथेलियों में खिले फूल, कलाइयों की सफेद कोमलता, पिंडलियों का भराव और खुली गर्दन से दिखती सुखड़ पीठ उसे नजर नहीं आए। जब नर्स फाटक की तरफ बढ़ रही थी तो यमदूत ने उसे रोक लिया। ठहरिए, जी अभी अभी आपने टेम्परेचर मापा, कितना था? ज्यादा है, इंजेक्शन दिया है, ठीक हो जाएगा। आप बाहर जा रही हैं? आप बाहर से आ रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी अभी कलकत्ता से आ रहा हूँ। वैसे कितना समय लगेगा उनको ठीक होने में? रोज 8-10। ओह, वैसे मैं शहर जा रहा हूँ, आप चलेंगी? हाँ, उस दिन नर्स
कुछ जरूरत से ज्यादा मुस्कुराई और प्लास्टिक की थैली हिलाते हिलाते स्कूटर पर बैठ गई। पीछे बैठ उसने जब कमर पे हाथ रखा और यमदूत को लगा जैसा उसकी रीढ़ की हड्डी पंखुड़ियों की तरह उड़ रही और सारी पुष्प उसके शरीर में पड़ रही। वो अंदर ही अंदर महकता चल दिया। शकल देखी थी बाकी यमदूत जैसी थी। तेने देखे यमदूत? हाँ, कब? अरे सावित्री और सत्यवान की कैलेंडरों में तेने ना देखे? अच्छा। हाँ भाई, मैं और बाप मुफलर भाई की शक्ल देखी थी, बिल्कुल यमदूत लग रहा हो तो। सच्ची बिल्कुल। और बाप नर्स के हाथ में थैलिया, भाई थैलिया में प्राण बसे भाई हैं। हाँ थैलिया तो लेके जावेगो ही जावेगो, मैं प्राण लेके चलो जाओ। भाई तुम नर्स और यमदूत, तुम्हें कोई कहानी सूझ रही है? हाँ, हाँ। ये नर्स तो गई अब काम से। वो फुहड़ उसका ऑपरेशन कर देगा। भाई तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। मरीजों की जिंदगी में कई नर्स आते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है। तेरे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? ओए, तुम्हें अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखनी चाहिए। विटामिन बी की तो कमी है तुम्हें, ए का कोई सवाल ही नहीं उठता। तू हरी सब्जी खाया कर और हर कोर को 32 बने। ओए ओए, टमाटर भी सस्ते हैं। आज की रात एक चांदनी भी नहीं थी और इस समय प्लास्टिक की थैली विजय के आंखों में झूल रही थी। थैली जिसमें उसके प्राण बंद थे। ठक 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 ठक। अब कोई कौन है? छोड़ो, वाइट बॉय होगा। नहीं, मैंने स्कूटर रुकने की आवाज सुनी, शायद मेरा दोस्त है। रुको, मैं देख कर आता हूँ। 710। जी हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रात को यमराज ने राउंड पे आके चेकिंग किया। रजिस्टर देख के पूछा, राय बहादुर की आत्मा अभी तक जमा क्यों नहीं है? बताया हुजूर 409 नंबर लेने गया है, आया क्यों नहीं, कहाँ अटका है? हमें हुक्म दिया तुम्हें लाने को, और राय बहादुर की आत्मा भी साथ लेके आओ। ऐसा करो, तुम जाओ ठीक है। सीधे राय बहादुर के बंगले पे। रात में मसान वसान तापो, मैं तुम्हें सीधे वहीं। ठीक है। ठीक है। मुझे बिजनेस के काम से सुबह जाना होगा, पर क्यों? क्योंकि मुझे कुछ काम है। कोई है, आज ही सबको आना है। क्या हुआ? वो यमदूत, वो डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। क्यों? अरे वो उसकी तबीयत खराब हो गई है सेठ की, डॉक्टर खुद जा रहे हैं और तुम्हें भी बुलाया है। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। चलो, जल्दी आओ। मुझे भी जाना होगा। क्यों? राय बहादुर की तबीयत खराब हो गई है। ये ड्यूटी हम नर्सों की जिंदगी में एक दिन का भी चैन नहीं। हमारी जिंदगी में भी कहाँ चैन है। ऐसा करो, तुम सीधे राय बहादुर के बंगले पे मिलो, मैं भी वहीं मिलता हूँ। ठीक है। क्या हुआ?
राय बहादुर ठीक तो है ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस साल मैं तुम्हारी शादी करना चाहता था। अब चलो भी गुरु, हमारा भी एक्सप्लेनेशन कराओगे क्या? चलो। यार सुबह सुबह यमदूत के दर्शन हो गए, और वो भी बदशक्ल के। सही में वो दूसरा वाला भी उससे भी ज्यादा बदशक्ल का था। हाँ। और उस प्लास्टिक की थैली देखी थी उनके हाथ में। देखिए, वो प्लास्टिक की थैली में जरूर राय बहादुर के प्राण बंद होंगे। हाँ, अब उम्र भी तो काफी हो गई थी। हाँ, ये तो होना ही था। सही कह रहे हो भैया, होनी को कौन टाल सकता है, और एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है भैया। वो तो है। अब छोड़ो। वो खुद से उठ पड़े। आनंद बाबू तो थे ना वहां, नर्स तो थी। अरे थे वहां पे, लेकिन बाहर थे। 3 बजे तक 2 बजे बीमार हुए थे, तबीयत बिगड़ गई उनकी। डॉक्टर साहब आए थे, इंजेक्शन लगा गए। 3 बजे तक तो वो सोते रहे हैं। आनंद बाबू और नर्स को लगा कि वो सो रहे हैं, उन्हें आराम करने देते हैं, तो वो दोनों बाहर चले गए। अब जैसे ही वो गिरे, टेबल तक पहुंच गए थे अपने आप 3 बजे के आसपास, और वो गिर गए वहां पे जाते ही। लगता है कुछ लिखना चाहते थे। ये खबर तुम्हें किसने बताई? अरे सुबह सुबह आनंद बाबू और उनके दोस्त शहर जा रहे थे, वही रास्ते में मिले और वही बता के गए। अच्छा, बहुत बुरा हुआ यार।